हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 19 जून। तो वीडियो के संबंध में कोई क्वेरी या डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर पर न्यूज़ है, ये बात की जा रही है बिरला साहब की, ओम बिरला, जो कि स्पीकर हैं संसद के, मतलब कि लोकसभा के जो निचला सदन है उसके। तो वहाँ पे इनके द्वारा बताया गया कि 2 साल हो गए हैं इनके कार्यकाल को, और इस दौरान 107 बिल पारित किए गए हैं, और इसमें रिकॉर्ड 262.55 घंटे की बहस यहाँ पे चली है। और खर्च कम करके करीब 400 करोड़ रुपए की बचत भी सालाना यहाँ पे की गई है इनके द्वारा। सालाना नहीं, सॉरी, 400 करोड़ रुपए की यहाँ पे इनके द्वारा बचत की गई है, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग के द्वारा। मतलब यहाँ पे बिल पास करना, आपको पता है इसके लिए पूरी की पूरी सभा होती है, उसमें खर्चे भी होते हैं पूरे के पूरे। तो उसको लेकर के बात की गई है कि ये इन्होंने कुछ पैसे भी यहाँ पे बचाए हैं, तो इतना ज़्यादा उत्पादकता रहा है इनका जो कार्यकाल है बिरला साहब का। तो 107 बिल पारित किए, इसका ये मतलब नहीं कि ये 107 के साथ एक्ट बन गए हैं। इसका मतलब है कि बिल पारित हुए हैं, यानी कि लोकसभा से पास हो गया है, ये बोल सकते हो आप। इसके बाद राज्यसभा है, फिर प्रेसिडेंट की एसेंट है, यानी कि वहाँ पे उनके साइन होते हैं, तब जा करके कोई एक्ट बनता है। तो बहुत सारे ऐसे बिल हैं लोकसभा में पारित हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो ऐसा नहीं कि 107 के साथ जो बिल हैं सभी के सभी ये एक्ट बन गए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में। तो बिरला साहब का जो कार्यकाल है वो 17वीं लोकसभा का इनके द्वारा संभाला गया था, और 19 जून 2019 को ये स्टार्ट हुआ था इनका कार्यकाल। तो याद रखिएगा 17वीं लोकसभा है बिरला साहब के समय जो चल रही है अभी। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ हम जान लेते हैं। ये बता रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ स्पीकर, यानी कि जब स्पीकर मौजूद नहीं होते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर उनको काम संभालते हैं। और यदि डेप्यूटी स्पीकर भी यदि मौजूद नहीं होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक पैनल होता है, ए मेंबर फ्रॉम द पैनल ऑफ चेयरमैन। तो ये जो एक मेंबर का पैनल होता है, यहाँ से फिर इनको बनाया जाता है, मतलब कि उस कुर्सी पे बिठाया जाता है, ताकि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके। तो याद रखिएगा, ए मेंबर फ्रॉम द पैनल ऑफ चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं होते हैं तब ये जो पैनल है उस पैनल में से किसी भी मेंबर को यहाँ पे बिठाया जाता है, ताकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। दूसरी बात, इलेक्शन की बात है यहाँ पे स्पीकर के। तो यहाँ पे बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्पीकर मस्ट बी मेंबर ऑफ द हाउस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेयरमैन बनने के लिए, यानी स्पीकर है चेयरमैन एक ही बात है, तो बनने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको सदन का सदस्य होना जरूरी है। मतलब बिना सदन के सदस्य हुए आप मेंबर नहीं बन सकते, आप स्पीकर नहीं बन सकते हो। यहाँ पे इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है मेंबर्स की, जो प्रेजेंट मेंबर होते हैं, हु वोट इन द हाउस, जो हाउस में वोट डालते हैं, जो मौजूद होते हैं, उनकी सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत की जो हम बात करते हैं, कई सारे बहुमत है, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत। तो ये साधारण बहुमत से इनका चुनाव होता है, यानी किसका, चेयरमैन या स्पीकर का। तो मुझे बताइए साधारण बहुमत कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पे बात की जा रही है रिमूवल ऑफ स्पीकर, यानी कि स्पीकर को कैसे हटाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। तो स्पीकर की जनरली टर्म बोली जाती है 5 साल। 5 साल इसलिए हो जाती है कि सामान्यतः जो भी सरकारें होती हैं अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करती हैं। यदि उससे पहले संसद भंग हो जाती है या सरकार गिर जाती है तो उनको भी अपना यहाँ पे फिर पद छोड़ना होता है स्पीकर का। ये भी चीज़ें रहती हैं, फिक्स नहीं है कोई ये, लेकिन सामान्य तौर पर बताया गया कि 5 साल का होता है कार्यकाल जो है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द लोअर हाउस अथॉरिटी टू रिमूव द स्पीकर, यानी कि स्पीकर को हटाने की पावर दी गई है संविधान के अंदर। ये क्या है, द हाउस कैन रिमूव द स्पीकर, यानी कि हाउस स्पीकर को कैसे रिमूव कर सकता है, थ्रू अ रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन पास करके इफेक्टिव मेजोरिटी से। यानी कि एक रिजोल्यूशन पास करना होगा स्पीकर को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी से, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 50% से अधिक जो उपस्थित है वहाँ पे और जो वोटिंग कर रहे हैं उनकी जो मतलब जो इतने लोग हैं 50% से अधिक, उनके द्वारा ये बोली गई है इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसके द्वारा रिजोल्यूशन पास किया जाता है और स्पीकर को हटाया जा सकता है। यहाँ पे बात की गई है एज पर आर्टिकल 94 एंड 96 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इस बात का उल्लेख भी किया गया है स्पीकर को हटाने को लेकर के। इसके अलावा स्पीकर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड ऑन गेटिंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ लोकसभा मेंबर अंडर सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यानी ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके सेक्शन है, इसकी धारा है 7 और 8, इनके आधार पर स्पीकर को भी हटाया जा सकता है, डिसक्वालिफिकेशन के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ रिमूवल के बारे में, इनका आइडिया आपको होना चाहिए और ये आप याद रखिएगा कौन सी लोकसभा भी चल रही है। इसके अलावा कुछ पावर्स भी स्पीकर के पास, ये भी देख लेते हैं। कास्टिंग वोट की पावर होती है। कास्टिंग वोट क्या होता है, जब भी कहीं बराबर की संख्या आ जाती है, जैसे कि एक तरफ 50 वोट और एक तरफ 50 वोट, तो मतलब कोई मुद्दा ऐसा है जहां पर कि ऐसी स्थिति बन गई है 50-50 की, 50-50 की, तो वहां पे कास्टिंग वोट की पावर है प्रेसिडेंट स्पीकर को। वैसे वोट नहीं डाल सकते हैं ये अपना, लेकिन कास्टिंग वोट डाल सकते हैं, तो ये इनको इंपॉर्टेंट एक पावर दी गई है। इसके अलावा डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एमपीज को ऑन द बेसिस ऑफ 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की, यानी कि दल बदल जो कानून है उसके आधार पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी एमपी को सदन के अंदर, चेयरमैन या स्पीकर। इसके अलावा जॉइंट सिटिंग की भी इनके पास पावर है। जब जो राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट सिटिंग कराई जाती है तो उसको हेड भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। मुझे बताइए जरा कि जॉइंट सिटिंग किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। मनी बिल के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है स्पीकर के पास। मनी बिल पर मोहर लगाते हैं स्पीकर, तभी मनी बिल पारित किया जाता है। मतलब 2 बार एक्चुअली अपना वेरीफाई करते हैं, पास करते हैं मनी बिल को। स्पीकर के पास पावर है मनी बिल की, और मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको कि राष्ट्रपति भी नहीं लौटा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बिल है मनी बिल। तो मनी बिल का भी मुझे बताइए कि अनुच्छेद कहाँ, किस अनुच्छेद में मनी बिल की बात की गई है। इसके अलावा बात की गई है कि जो भी मोशन, जो भी प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाएंगे वो स्पीकर की अनुमति से लाए जाएंगे, सिवाय एक के। वो कौन सा है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के अलावा जितने भी प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष जो उनकी अनुमति के आधार पर ही लाए जाते हैं, सिवाय नो कॉन्फिडेंस मोशन के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं, मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए कि आज यहाँ पे 2 वर्ष पूरे हुए हैं बिरला साहब के, तो इसके संबंध में मुझे लगा कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये बात की जा रही है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग की, तो पीएम मोदी दुनिया में अव्वल आए हैं। यहाँ पे ये बात की गई है, विश्व के सबसे स्वीकार्य नेता उभर कर आए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग सर्वे में दावा किया गया है। इसके अनुसार पीएम मोदी ने सर्वाधिक 66% स्कोर हासिल किया है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। ये एक और नई वेरिएंट निकल के आया है कोरोना वायरस का, तो 29 देशों में फैल गया है नया वेरिएंट लैम्डा। तो ये WHO के द्वारा बताया गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। WHO इस प्रकार की चीज़ें बताता है क्योंकि एक ऑथराइज्ड बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, इम्पॉर्टेंट बॉडी है। तो यहाँ पे एक नया वेरिएंट पाया गया है लैम्डा, तो 29 देशों में यह वेरिएंट फैल चुका है। सबसे पहले ये अगस्त 2020 में पेरू में मिला था। फिलहाल इसे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, लैम्डा सबसे पहले मिला था ये पेरू के अंदर। जैसे कि भारत में बात करें तो डेल्टा है और एक कप्पा है, 2 वेरिएंट है भारत के अंदर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेल्टा और कप्पा। कप्पा को याद रखिए कटप्पा से आप, तो ये कप्पा भी भारत का ही है वेरिएंट। और अल्फ़ा आपको बता ही चुका हूँ मैं, ये यूके का है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है काले धन को रोकने की कोशिशें विफल हो रही हैं। क्या बात है यहाँ पे? तो ये बोली जा रही है कि 20,700 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुँच गई है काला धन, जो कि जमा कराया गया स्विस बैंक के अंदर। यह पिछले 13 सालों में सर्वाधिक है। बढ़ोतरी नगद जमा के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिभूति, बॉन्ड समेत अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए रखी गई है। ये बता रहे हैं स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने ये जारी की है, ये आंकड़ा जारी किया है। तो बताया गया है कि 2020 में स्विस बैंक में बढ़ा भारतीय धन 2019 की तुलना में 3.12 गुना ज़्यादा बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कितना धन बढ़ा है स्विस बैंक के अंदर, कि 2019 में जितना था उससे भी 3.12 गुना ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ बात की गई है कि इस गैर कानूनी गतिविधियों से कमाया जाता है। इसे काले धन का खर्च मनोरंजन, विलासिता, भ्रष्टाचार, चुनावों के वित्त पोषण, सट्टेबाजी जैसी आपराधिक गतिविधियों पर किया जाता है। एनडीए सरकार जब आई थी 2014 में, इसी आधार पर आई थी कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, हर भारतीय के खाते में 10-10 लाख रुपए का उनको मिलेगा इसके तहत, जब हम ये रिटर्न लेके आएंगे पैसा। तो ये सारी कुछ घोषणाएं की गई थी, ये कुछ वादे किए गए थे, लेकिन इन पर अमल होता नज़र नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं और बढ़ता जा रहा है काला धन, जैसा कि ये स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के द्वारा अभी आंकड़े जारी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। ये एक डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। आप कहीं ना कहीं इसे कोट जरूर करेंगे, क्योंकि चिकित्सा हेल्थ के बारे में आपसे
बिल्कुल पूछा जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है अभी कोविड-19 के दौरान। तो बात की जा रही है कुछ डेटा की, इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की यहाँ बात की जा रही है कि भारत के अंदर 11.6 लाख डॉक्टर बताए गए हैं यहाँ पे, और नर्सिंग स्टाफ की बात की गई तो 32.4 लाख नर्सिंग स्टाफ बताया गया है। ये एक देखिए डेटा आप कि प्रति 1000 लोगों के लिए उपलब्ध कितने हैं। डॉक्टर की संख्या भारत में है 0.68 है, यानी कि एक भी नहीं है 1000 लोगों पे। नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो 2.36 है नर्सिंग स्टाफ 1000 लोगों के लिए। WHO क्या कहता है इसके संबंध में, तो प्रति 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए और नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए 3। तो कहीं ना कहीं हमारा नर्सिंग स्टाफ अच्छा है, लेकिन डॉक्टर की संख्या बहुत ही बुरी स्थिति पे है, एक डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, जो WHO का एक स्टैंडर्ड है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे गोवा की बात की गई है, तो गोवा यहाँ पे शीर्ष पर है। डॉक्टरों की संख्या देखी जाए तो 1000 लोगों पर 1.94 डॉक्टर है, यानी कि WHO से भी अच्छा यहाँ पे एक रेशियो है। सिक्किम में भी अच्छी है 1.63, आंध्र प्रदेश के अंदर 1.49, कर्नाटक 1.45, तमिलनाडु 1.39। तो कहीं ना कहीं ये जो मानक है WHO का, ये जो 5 राज्य हैं इनके यहाँ पूरा हो रहा है ये, कि किस प्रकार से डॉक्टर का रेशियो होना चाहिए। लेकिन आप एक और स्थिति देखिए यहाँ पे, ये बात की जा रही है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, यानी कि जितने ज़्यादा पॉपुलेटेड ये जो राज्य हैं यहाँ पर उतनी ही बुरी स्थिति है डॉक्टर्स को लेकर के। देख सकते हैं आप 0.26, यानी नेशनल एवरेज से भी खराब है ये स्थिति। तो कहीं ना कहीं इसको सुधार की आवश्यकता है। तो ये आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पे अच्छी मतलब ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं बेसिक डिफरेंस पॉपुलेशन का नज़र आ रहा है सीधा सीधा यहाँ पे, तो ये चीज़ है। तो यहाँ बात की जा रही है चिकित्सा कर्मियों की मौजूदा दर से वृद्धि जारी रहे तो डॉक्टरों की संख्या के ब्रिक्स राष्ट्रों के स्तर पर पहुँचने में लगेंगे 32 साल, जबकि OECD राष्ट्रों के स्तर पर पहुँचने में लगेंगे 57 साल। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत है सरकार को। जो बात की जा रही है GDP का 6% तक खर्चा बढ़ाने की ज़रूरत है, तब कहीं जाकर इन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे और एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर बिल्ड कर पाएंगे हम लोग। तो बात यहाँ पे की जा रही है गाँव में चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति बताई गई है। देश में डॉक्टरों का औसत प्रत्येक 1000 लोगों पर 0.68 है, वहीं गांव में प्रत्येक 1000 लोगों पर उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या 0.1 है। कितनी भयावह स्थिति आप समझ सकते हैं। गांव में डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते हैं। हेल्थ सर्विसेज आप समझिए मतलब एक डिजास्टर लेवल पे हैं ग्रामीण एरिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। रूरल एरिया में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमको बिल्डअप करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं डेटा ये बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेटा हो जाते हैं ये, तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ बात की जा रही है PMC बैंक की, पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक है ये। तो आपने सुना होगा इसके बारे में, स्कैम के मामले में निकल के आया था इसका नाम। तो अभी RBI ने इसके संबंध में मंजूरी दे दी है, इसका अधिग्रहण कर लिया है। किसने? भारत पे एक बैंक है, 2 ने किया यहाँ पे। तो ये अधिग्रहण किया है, सेंट्रम भारत पे को अपनी मंजूरी दे दी है। सेंट्रम भारत पे को मंजूरी दे दी है किसने? RBI ने। तो भारत पे और सेंट्रम ग्रुप उन 4 समूहों में शामिल है जिन्होंने अधिग्रहण के लिए RBI को सबमिशन किया था। अब उन्हें टेक ओवर की अनुमति मिल गई है। PMC बैंक की ओर से 3 नवंबर 2020 को प्रकाशित अधिसूचना के जवाब में सेंट्रम ने दिलचस्पी दिखाई थी। तो इसका मतलब ये है कि PMC बैंक अधिग्रहण के बाद अब हो जाएगी भारत पे की। यहाँ पे बताया गया ये भारत पे और सेंट्रम ग्रुप की हो जाएगी PMC बैंक। इसमें स्कैम देखने को मिला था। आपको पता है कि बैंक्स किस फंडा पे काम करते हैं। इनका सीधा सा फंडा है कि जो लोग होते हैं अपना डिपॉजिट वहाँ पे कराते हैं और इसी डिपॉजिट में से वो क्रेडिट देते हैं, मतलब लोगों को लोन देने का काम करते हैं, जिससे कि वो ब्याज कमाते हैं। जमा पर भी ब्याज देते हैं लोगों को, लेकिन ये कम ब्याज होता है। और जो लोन पर जो रुपया देते हैं वहाँ से जो ब्याज प्राप्त करते हैं ये तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस ही होता है जो कि बैंक की कमाई होती है। अब आप समझ सकते हैं कि यदि 1 लाख करोड़ रुपया लोगों के द्वारा जमा कराया गया और बैंक के द्वारा इसमें से सपोज कीजिए 60,000 करोड़ रुपया दे दिया गया लोगों को लोन के रूप में, और यदि यहाँ पे कहीं स्कैम निकल के आए तो ये जो लोग हैं इनका पैसा डूब जाएगा इसके चक्कर में। तो आप समझ सकते हैं। इसी को लेकर के एक नई चीज़ भी निकल के आई थी। RBI के द्वारा एक एक्ट के तहत बताया गया था कि सिक्योरिटी दी गई थी, एक सेफ्टी दी गई थी कि आपकी जो जमा है उस पर कम से कम 5 लाख का एक इंश्योरेंस दिया जाएगा। यानी कि बैंक के खाते में यदि आपका 5 लाख तक रुपये जमा है तो आपको वो इंश्योर्ड अमाउंट है आपको दे दिया जाएगा। यही यदि कहीं स्कैम की चीज़ें निकल के आती हैं किसी बैंक के अंदर, तो ये चीज़ें भी हुई थी, ये चीज़ें निकल के आई थी। PMC बैंक के समय ही ये चीज़ें आई थी बाहर निकल करके। यहाँ बात की जा रही है ब्लू इकोनॉमी की। तो ब्लू इकोनॉमी क्या चीज़ है? सरकार की 4077 करोड़ खर्च करने की योजना है ब्लू इकोनॉमी में।
भारत समंदर से कमाई करने में भी दुनिया को दिखाएगा दम। तो बात की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 से 16.6 किलोमीटर भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई है। ये यहाँ पे देख सकते हैं 1400 मिलियन टन का कारोबार होता है जहाज़ों से हर साल। 6300 किलोमीटर है समुद्र तट में मुख्य भूमि तटीय विस्तार। तो भारतीय समुद्र की सीमा कितनी है? 7500, बहुत बड़ी सीमा है भारत की, तो इससे बहुत अच्छी कमाई कर सकता है भारत। तो 199 ऐसे बंदरगाह हैं देश में जहाँ से रहा है जहाज़ों का कारोबार, यानी कि ये 200 करीब जो बंदरगाह हैं ये छोटे बंदरगाह हैं, और जो मेजर पोर्ट है भारत के नेशनल पोर्ट जिनको बोला गया है वो तकरीबन 13 पोर्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं इस ब्लू इकॉनमी की बात इसलिए की जा रही है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, जो फिशिंग चीज़ें हैं उनको, फिशिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। तो ये कई सारे चीज़ें हैं जो कि ब्लू इकॉनमी को बूस्ट देगी आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करेगी भारत के अंदर। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ब्लू इकॉनमी। याद रखिएगा, समुद्र से संबंधित है ब्लू इकॉनमी। ये वही न्यूज़ है स्विस बैंक की जो कि अभी डिस्कस करके चुका था मैं। तो स्विस बैंक भारतीयों का धन 20,700 करोड़ बढ़ाया, यहाँ पे बात की गई है ये। तो 13 वर्षों में अब तक की सर्वाधिक बढ़ोतरी है ये। 51वें स्थान पर है भारत स्विस बैंकों में कोष के मामले में। 2020 में भारतीयों का खाता है यहाँ पे, ये जमा कराया गया है बॉन्ड, प्रतिभूति, ग्राहक जमा अन्य बैंकों से न्यास के जरिए, यानी कैश जमा नहीं कराया गया है ये कोई ना कोई फॉर्म के द्वारा जमा कराया गया है। जैसे बता रहे हैं ये बैंकों के जरिए बॉन्ड, प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटीज़ के जरिए जमा कराया गया है। तो ये बताया गया सबसे ज़्यादा कोष ब्रिटेन का है यहाँ पे। स्विस बैंकों में कोष के मामले में ब्रिटेन अव्वल है, यानी कि नंबर 1 ब्रिटेन है। उसके बाद 51वें स्थान भारत का हो गया है अभी यहाँ पे। तो काले धन के कोई संकेत नहीं है, ये बता रहे हैं। एसएनबी के आंकड़े स्विस बैंकों में भारतीय के काले धन के बारे में कोई संकेत नहीं देते हैं। वह राशि भी शामिल नहीं है जो भारतीय स्विस बैंक में प्रवासी भारतीय या तीसरे देशों की इकाइयों के जरिए रख सकते हैं। यानी कि कई सारे तरीके हैं स्विस बैंक में पैसा जमा कराने के। ये जो मैंने आपको बताया ये तो है ही है, इनके अलावा भी कई तरीके हैं। मतलब कि भारत का कोई व्यक्ति है, उससे अपने पैसे जमा कराने हैं तो वो तीसरी कंट्री के थ्रू अपने पैसे इस बैंक में जमा भी करा सकता है। तो इस प्रकार के प्रोविज़न, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं बहुत मतलब एक मास लेवल पे इसके लिए और एक टेक्निकल लेवल पे इसको रोकने के प्रयास करने होंगे। फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ये बात की जा रही है जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे ये स्वीडन की संसद भवन के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इनके द्वारा नाम दिया गया है फ्राइडे फॉर फ्यूचर। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन गई है ग्रेटा थनबर्ग। तो बताइए, इनको एक नोबेल दिया गया था, वो कौन सा इनको नोबेल दिया गया था, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये बात की जा रही है दोगुनी रफ्तार से ऊष्मा सोख रही है धरती, बढ़ रही है गर्मी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो पृथ्वी की ऊष्मा पकड़ने की दर साल 2005 की तुलना में दुगनी हो गई है। इससे अब ज़्यादा तेज़ी से महासागर, हवा और ज़मीनें गर्म हो रही हैं। इसी के कारण साइक्लोन देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। आपको पता है मतलब कि सर्दियों में गर्मियों जैसी चीज़ें देखना और गर्मियों में सर्दियों जैसा माहौल देखना, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ऊष्मा अवशोषित करने की इस गति की पहले इतनी ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं थी। नासा व उसके साथ अमेरिका की NOAA के एक शोध का दावा है कि इसका संबंध केवल मानवीय गतिविधियों से नहीं है। मतलब इसका संबंध केवल मानवीय गतिविधियों से नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, केवल वही इसका फैक्टर है। इसके कई और सारे आयाम हैं, कई और सारे फैक्टर हैं इसके, तो वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं किस प्रकार से दोगुनी रफ्तार से ऊष्मा सोख रही है धरती, यानी कि अर्थ की बात की जा रही है। यहाँ पे ये बात की जा रही है नेपाल की। तो नेपाल में बात की जा रही है, आपको पता है नेपाल में जो वहाँ की सरकार है वो अस्त व्यस्त चल रही है वहाँ पे। तो बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकता है संसद भंग का मेरा फैसला। ये बात कर रहे हैं नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इनका नाम है। तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में कहा कि नेपाली संसद को नियमानुसार भंग किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय उनके आदेश की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की बात की जा रही है यहाँ पे। भारत में भी इस प्रकार का प्रावधान है जुडिशियल रिव्यू का, आपको पता होगा। तो बात की जा रही है कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया है इसको भंग करने का, ये उनका अपना फैसला है और इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट नेपाल के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, नाम जरूर याद रखिएगा। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति का इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बात की जा रही है माउंट एटना की, लावा उगलना जारी है यहाँ पे। तो सिसिली द्वीप है, इटली का द्वीप है, जहाँ पर कि माउंट एटना है, एक्टिव ज्वालामुखी है ये। तो यहाँ से आप देख रहे हैं किस प्रकार से वोल्केनो है ये। तो यहाँ से जो लावा है वो इरप्शन हो रहा है, कितनी बड़ी स्तर पर हो रहा है ये।
तो नाम जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। माउंट एटना के बारे में, सिसिली द्वीप के बारे में, किसका द्वीप है, तो इटली देश का द्वीप है ये। इटली यूरोप के अंदर है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।